नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आपको लगातार मैं उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास दे रहा हूँ अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। साथ ही सामान्य हिंदी की भी रिवीजन क्लास महाकुंभ आ रही है। उसके अलावा देखिए, आपको डेली टेस्ट सीरीज तो मिलती ही है, उत्तराखंड जीके की हो, सामान्य हिंदी और जीएस की। तो इन सभी टेस्ट सीरीजों को, इन रिवीजन क्लास महाकुंभ को आप फॉलो कीजिए। आपको आने वाले एग्जाम में इसका निश्चित ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास, उत्तराखंड रिवीजन क्लास 15। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि किस प्रकार से कुमाऊं गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित हो जाता है, और उसके बाद हमने देखा था कुमाऊं गढ़वाल के जो गोरखा प्रशासक रहे, कौन कौन से प्रशासक रहे और उनके टाइम पीरियड पे क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के टॉपिक में हम देखेंगे गोरखा कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी, उनके टैक्स जो थे, उसके साथ साथ जो आंगल गोरखा युद्ध हुआ। ठीक है, औपनिवेशिक काल का जो संघर्ष शुरू हो जाएगा आपका 1814 में, उसको डिस्कस करेंगे। क्यों यहाँ पे अंग्रेज आए, क्या चीजें हुई थी, पॉइंट टू पॉइंट जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन में करवा दूंगा इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था को सबसे पहले देखेंगे हम। जैसा कि मैं आपको लास्ट टॉपिक में भी बता चुका था, गोरखाओं के टाइम पे बहुत सी ऐसी घटना हुई थी, जैसे कि नरसाई का मंगल था, उसके अलावा 1500 लोगों का सामूहिक हत्याकांड हुआ था। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी। गोरखाओं ने ये तक बोला था कि कोई भी औरत अपनी छत पे ना आए। ठीक है, गढ़वाल में ये बोला था कि अगर कोई भी औरत छत में आएगी तो फिर ठीक नहीं होगा। तो औरतों को छत में आना भी मना था गोरखा काल में, बताइए अब। तो उस समय का सिस्टम ऐसा हो रहा था। अब न्याय व्यवस्था की मैं जब बात करता हूं, तो गोरखाओं का जो जुडिशरी सिस्टम था बहुत ही खतरनाक था भैया। जो इनका सिस्टम था न्याय का, उसको आप अभी जानेंगे तो आप समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो इनकी कचहरी थी। कचहरी जो कोर्ट था इनका, वो कहाँ पे था? तो कोर्ट इन्होंने अल्मोड़ा में स्थापित किया था। मेन जो कोर्ट था इनका कहाँ पे था? अल्मोड़ा में था। ठीक है, और इसका जो प्रमुख जज होता था, मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया, विचारी कहते थे इसको, न्यायाधीश को। जो वहां पे डिसीजन देने वाला अधिकारी था बड़ा सबसे, उसको विचारी कहा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आपका गोरखा काल में, देखिए अगर प्रूफ मिल गया तो ठीक है। अगर किसी का देखिए कोई केस आया, वादी और प्रतिवादी आए विचारी के कोर्ट में, वहां पर अगर कोई एविडेंस है तो बढ़िया है भैया। ठीक है, कोई गवाह है तो ठीक है। अगर जहां पर गवाह नहीं है तो फिर भैया परीक्षा देनी पड़ती थी, जिसको दिव्य प्रथा कहा जाता था। ठीक है, दिव्य प्रथा। तो दिव्य प्रथा नाम की एक परीक्षा होती थी, और जो आप नीचे देखेंगे अलग अलग तरह के यहाँ पे दिव्य प्रथाएं थी, जिसमें पहला था देखिए घात दीप। घात दीप क्या था? देखिए इसमें क्या होता था, इसमें जो हमारे कुमाऊं के सबसे एक प्रसिद्ध देवता गोलू देवता, गोलू देवता के मंदिर में क्या रखा जाता था? गोलू देवता के मंदिर में जो भी चीज का विवाद है, मान लीजिए कोई वस्तु है, पैसा है, ठीक है, कोई वस्तु है, पैसा है, सोना चांदी है, जो भी विवादित वस्तु है उसको गोलू देवता के मंदिर में रख दिया जाएगा। उसके बाद अपने आप को जो निर्दोष सिद्ध करने वाला व्यक्ति है, उस वह व्यक्ति उस वस्तु को, पैसे को, सोने को मंदिर से उठाता था। मान लीजिए मेरा ही सामान था, किसी ने चोरी कर दिया और अपना बोलने लगा, फिर मैं गया कोर्ट में, वहां पर मैंने बोला भाई मेरा सामान है, ये ले गया था, तो उस सामान को रख दिया जाता था मंदिर में। अब जिसकी हिम्मत होगी भैया वही मंदिर से लाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ महीनों में, 2-4 महीनों में, 6 महीने में अनिष्ट हो जाता था। तो डर से, अगर जैसे मान लीजिए कोई चोरी करके लाया होगा सच में, तो चोर आदमी तो उठाएगा नहीं, उसको पता है अगर गोलू देवता रुष्ट हो जाएंगे तो फिर मेरा तो पूरा क्या होगा, नाश ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली प्रथा थी जिसको घात दीप कहा जाता था। आज भी उत्तराखंड में आप देखते हैं जो घात शब्द है, ठीक है, घात शब्द बहुत भयानक माना जाता है। इसमें जैसे बोला जाता है कि किसी के अनिष्ट के लिए मंदिर में की गई पुकार होती है, या किसी अन्य अलग तरीके से किसी व्यक्ति का नाश करने के लिए या उसको परेशान करने के लिए किया गया एक प्रक्रम होता है घात। ठीक है, तो ये बहुत बेकार चीज है, इससे काफी पीढ़ियां प्रभावित हो जाती है, और देवभूमि में ये वास्तव में होता है। उसके बाद जो अगली प्रथा थी गोलादीप। गोलादीप में क्या होता था देखिए आपका, इसमें ना दोनों को, वादी प्रतिवादी को, एक गरम रॉड दी जाती थी, लोहे की गरम रॉड। ठीक है, अगर जिसका हाथ जल गया तो वो दोषी साबित हो जाएगा, जिसका हाथ नहीं जला तो वो निर्दोष साबित हो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि गरम रॉड पकड़ के हाथ न जले। अगला उससे भी खतरनाक था कढ़ाई दीप। कढ़ाई दीप मतलब एक कढ़ाई होती थी, कढ़ाई में तेल उबलता था। ठीक है, खोलते हुए तेल में हाथ डालना पड़ता था वादी और प्रतिवादी को, या जो दोषी व्यक्ति है उसको। तो दोषी व्यक्ति जब उसमें हाथ डालता था, अगर हाथ जल गए तो वो दोषी माना जाएगा, हाथ नहीं जले तो वो निर्दोष माना जाएगा। अब यार ऐसा हो सकता है कि खोलते हुए तेल में किसी का हाथ न जले। ठीक है, तो ये देखिए ऐसी प्रथाएं थी। इसके बाद था तराजू दीप। तराजू दीप में क्या होता था, जो भी दोषी व्यक्ति पकड़ा जाता था
उस दोषी व्यक्ति को पहली शाम को उसका वजन किया जाता था। ठीक है, शाम को वजन किया जाता था, फिर वो जेल में रहता था। फिर अगले दिन उसका वजन किया जाता था। अगर उसका वजन थोड़ा भी कम निकला है, यानी कि उसने टेंशन लिया रात भर, तो इससे उसका वजन कम हुआ होगा, तो फिर वो दोषी साबित हो जाएगा। अगर वजन बढ़ गया है तो निर्दोष साबित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद था तीर का दीप। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तीर के दीप में क्या होता था कि किसी व्यक्ति को कोई तालाब होता था, पानी का स्थान होता था, वहां पर दोषी व्यक्ति को अपना सिर डुबाए रखना पड़ता था जब तक कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो छोड़े गए बाण के पास ना पहुंच जाए। ठीक है, ऐसा कुछ था इसमें। अगला था, ठीक है, बौ काटी दीप। बौ का मतलब होता है बौ काटना। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो बौ शब्द रख रहा हूं मैं यहाँ पे, बौ काटना का मतलब होता है कुमाऊनी में तैरना। ठीक है, बौ काटना का मतलब होता है तैरना। नदी में बौ काटना बोलते हैं ना, तैरना। यानी कि बौ काटना द्वीप में ही होता था। जो दोषी और निर्दोष दोनों थे उनको पानी में छोड़ दिया जाता था, गहरे पानी में। जो देर तक तैर के बचेगा वो निर्दोष साबित होगा। जो तैर के बच जाएगा, बहुत देर तक तैरते रहेगा, वो निर्दोष होगा। जो डूब गया भाई वो गया काम से। ठीक है, इसके अलावा देखिए काली हल्दी का दीप भी था। काली हल्दी एक जंगली हल्दी होती है दोस्तों, काली हल्दी होती है जंगली हल्दी। इसकी जो जड़ें होती है ना, इसकी जड़ों में टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, यानी कि जहर पाया जाता है। तो यहाँ पर दोषी को काली हल्दी दी जाती थी खाने के लिए, जड़ खाने के लिए। जो काली हल्दी की रूट्स होती थी, जड़ें खाने को दी जाती थी। अगर व्यक्ति मर गया तो भाई दोष साबित होगा, व्यक्ति जिंदा बच गया तो निर्दोष हो जाएगा। अब देखिए, इस तरीके की जो हमारे न्याय व्यवस्था में दिव्य प्रथाएं थी, अब आप ही अनुमान लगाइए भैया उस समय की न्याय व्यवस्था कैसी थी। बताइए, कहीं से भी आदमी बच नहीं पाएगा, निर्दोष भी इसमें दोषी साबित हो सकता है। दोषी तो फिर मरना ही है दोषी ने तो। ठीक है, तो कहीं से कहीं तक आदमी बच ही नहीं पाएगा, कोई लॉ नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। ठीक है, इसमें जो ये प्रथाएं बनाई गई हैं ये बहुत ही ज्यादा एक अलग तरीके से बनाए इन्होंने, जिसमें तो फिर आदमी बहुत भयभीत हो जाते होंगे। मेरे हिसाब से क्राइम रेट उसमें बहुत कम हो गया होगा। ठीक है, क्राइम रेट कम था उसमें गोरखाओं के टाइम पीरियड में। अब भैया जब इतनी खतरनाक वहां पे परीक्षाएं देनी है, तो कौन व्यक्ति, किसका दिमाग पागल है कि जो कोई क्राइम करेगा वो किसी भी प्रकार का। ओके, ठीक है। उसके अलावा देखिए अन्य बात इसमें बोला जाए गोरखा शासन काल में, तो जब ये दिव्य प्रथा होती थी ना, मान लीजिए कोई गवाह है, यहाँ पर गवाह मिल गया, मान लीजिए दोषी के प्रति या दोषी को बचाने के लिए कोई एविडेंस आ गया, गवाह मिल गया। ठीक है, अब उस गवाह को भी ये लोग क्या करते थे, महाभारत का हरिवंश जो था, महाभारत की कसम खिलाते थे। जैसे गीता में कसम खिलाते थे ना पहले कोर्ट में, ऐसे ये महाभारत का एक भाग था, हरिवंश कहा जाता था उसको। हरिवंश की पोटली पे हाथ रखना पड़ता था गवाह को। ठीक है, अन्यथा भाई अगर गवाही गलत देगा तो भगवान तेरा भी भला नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये चीजें थी न्याय व्यवस्था में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, गोरखाओं ने बहुत से टैक्स भी लगाए। आपको पता ही है चंद शासन काल में कौन सा टैक्स था, 32 रकम 36 कलम, यानी कि 32 और 36 68 प्रकार के टैक्स थे चंद शासन में। हालांकि गोरखाओं ने 32 रकम 36 कलम के सिस्टम को खत्म कर दिया। ठीक है, इस सिस्टम को तो खत्म कर दिया इन्होंने, लेकिन इनके भी जो अपने टैक्स थे वो कम नहीं थे। पहला जो टैक्स आप देख रहे हैं इसमें पुंगाड़ी नामक टैक्स था। पुंगाड़ी जो था हमारा, ये कैसा था, भूमि कर था ये। ठीक है, भूमि पर लगने वाला टैक्स था। और सैनिकों का जो भी वेतन होता था, तनख्वाह होती थी, इसी टैक्स से दी जाती थी। अगला जो टैक्स था कुसही नामक टैक्स था, जो कि ब्राह्मणों पे लगा था। ठीक है, ये भी भूमि कर ही था, ब्राह्मणों पे लगा था। नेक्स्ट सलामी था। जो भी गोरखा अफसर होते थे तो उन अफसरों को जो नजराना दिया जाता था उसको सलामी कहा जाता था। ठीक है, अफसरों को दिए जाने वाला नजराना। टीका भेंट जो था, मतलब जब समाज में कोई शादी वगैरह होती थी तो शादी वादी के टाइम पीरियड पे जो भेंट देनी पड़ती थी अफसरों को, ठीक है, वो कहलाता था आपका टीका भेंट। शुभ अवसर, यानी कि बच्चे का नामकरण है, शादी है, कुछ भी। अगला जो था पगड़ी या पगड़ी। पगड़ी नामक जो टैक्स था ना, जब भी जमीन का ट्रांसफर होता था, मान लीजिए मैं अपनी जमीन किसी के नाम पे कर रहा हूँ, तो ट्रांसफर वगैरह के टाइम पीरियड पे पगड़ी टैक्स देना पड़ता था। मांगा नामक जो टैक्स था, ये प्रत्येक नौजवान से मांगते थे गोरखा, जो भी युवा थे उनसे मांगा जाता था ये, और 1 रुपया मांगा जाता था। उसके अलावा युद्ध के समय भी मांगा कर मांगा जाता था। नेक्स्ट जो टैक्स था वो था सोन्या फागुन। सोन्या फागुन, जो भी उत्सव वगैरह हो रहे हैं, जो भी जैसे पारंपरिक उत्सव होते हैं, जैसे कि बात करें हिल यात्रा हो रहा है, गेंदी कौतिक हो रहा है, श्याल देवी कौतिक का मेला हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा सैमुख मेला हो रहा है, जो भी अन्य मेले थे इस टाइप के उस समय के, या जो भी उत्सव होते थे उस समय भी टैक्स देना पड़ेगा, उसको सोन्या फागुन टैक्स कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, उसके बाद टानकर था। टानकर जो था ये बुनकरों पे लगता था, जो भी कपड़े वगैरह बनाते थे, या अन्य कालीन वालीन कुछ ऐसी चीजें बनाते थे। अगला जो कर था मिझारी नामक टैक्स था। मिझारी जो था आपका शिल्पकारों से लिया जाता था ये। ठीक है, शिल्पकार और
जो जागर लगाने वाले ब्राह्मण थे, जगरिया, इनको जगरिया कहा जाता था, ठीक है। तिमारी नामक टैक्स भी लिया जाता था। तिमारी जो था किससे संबंधित था? सैनिकों को दिया जाने वाला टैक्स था, सैनिकों के लिए दिया जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोनिया टैक्स था। दोनिया टैक्स जो भाबर क्षेत्र था, तराई भाबर का जो क्षेत्र था और पहाड़ी जो पशुचारक थे, इनसे लिया जाता था ये, ठीक है, दोनिया नामक टैक्स। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले जो टैक्स थे वो भी देख लो। मरो नामक टैक्स था। देखिए मरो, मरो टैक्स क्या होता था गोरखा काल में? मान लीजिए किसी का कोई वंश नहीं, आगे कोई पुत्रहीन व्यक्ति है, तो पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाएगा, यानी कि कोई ऐसा कपल जिसका बच्चा ना हो। बहता नामक टैक्स था भाई। बहता क्या था? बहता था आपका छिपाई हुई संपत्ति पर। मान लीजिए किसी को कोई संपत्ति है, उसने छिपाई है, बताया नहीं है, उस छिपाई संपत्ति पर बहता कर लगता था, ठीक है। बहता की तरह एक कर और था रहता। रहता नामक टैक्स किस पे लगता था? मान लीजिए किसी ने अपना गांव छोड़ दिया, तो ग्राम छोड़कर जो आदमी भाग जाता था उस पे रहता नामक टैक्स लगता था। उसके बाद देखिए घी कर था। जो पशु पालक थे, पशुपालक के दुधारू पशुओं से जो दुधारू पशु के मालिक थे उनसे लिया जाता था घी कर, ठीक है, घी के रूप में। अगला था मौ कर। मौ का मतलब होता है परिवार, ठीक है, मौ का मतलब परिवार होता है कुमाऊनी में। परिवारों से लिया जाने वाला टैक्स है, यानी कि प्रत्येक परिवार से 2 रुपए लिया जाता था इसमें, ये मौकर था। जानन्या शून्य, यदि कोई अधिकारी से ये पूछता था कि ये टैक्स किसका ले रहे हो आप, अधिकारी से अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो उसको पूछने का भी टैक्स था, आखिर तूने कैसे पूछ लिया भाई, इसका भी आप टैक्स देगा। अगला था मेजबानी दस्तूर। मेजबानी दस्तूर मतलब प्रजा की सुरक्षा के लिए ये लिया जाता था कि प्रजा की सुरक्षा हम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको गोरखा शासन को टैक्स देना होगा। अघन्य दफ्तर था। अघन्य दफ्तर जो टैक्स था, ये आपका जो रेवेन्यू का काम करते थे ऑफिस में, राजस्व का काम करने वाले पदाधिकारी, ठीक है, राजस्व के जो पदाधिकारी थे उनके लिए लिया जाता था अघन्य दफ्तर। अन्य कुछ पशुओं के टैक्स थे, जैसे कि पुछिया कर भी था, पुछिया कर, ठीक है, पुछिया कर था। उसके अलावा दोनिया में आपको ऊपर बता चुका हूं, गोबर कर भी था उसमें, गोबर, ठीक है, गोबर का भी टैक्स लगता था। बताइए, ये सभी पशुचारकों पे भी लगते थे। किस पे लगते थे? पशुचारकों पे, ठीक है। तो इतने प्रकार के टैक्स गोरखा शासन काल में भी थे। हालांकि बात की जाए, लगभग लगभग अगर आप इनको काउंट भी करेंगे तो काउंट करके 20-25 के आसपास हो रहे हैं, लेकिन चंद्रिक शासन में 32 रकम और 36 कलम, आप देख सकते हैं कि आपका 36 रकम और 32 कलम थी उसमें, यानी कि 68 टाइप के टैक्स थे, उससे तो कम ही था ये, ठीक है। तो टैक्स व्यवस्था कह नहीं सकती कि उतनी खराब थी, ठीक है। उसके अलावा सामाजिक व्यवस्था की बात करें भैया, आपका सामाजिक व्यवस्था में गोरखाओं का काफी चीजें आती है, जैसे कि क्वेश्चन बनता है गोरखाओं का जो प्रिय त्योहार था कौन सा था? तो प्रिय त्योहार जो था गोरखाओं का, ये था आपका विजयदशमी, दशहरा। दशहरा इनका प्रमुख त्योहार था, जिसको ये क्या कहते थे आपका? दसाई, दसाई भी कहते थे इस त्योहार को ये, ठीक है। और जो हमारे गोरखा थे मांस मीट खूब खाते थे, बकरे वगैरह खूब खाते थे, ठीक है। और गोरखा में ऐसी कुछ जातियां थी जो मोष्टा देवता, जिसका एक मंदिर आपको पिथौरागढ़ में भी देखने को मिलता है, सोर वैली में, मोस्ट मानो मंदिर, ठीक है। तो मोष्टा देवता इनके प्रमुख आराध्य देव थे। इसके अलावा गोरखा जो थे केवल पांडे और उपाध्याय ब्राह्मणों को ही मानते थे, बाकी उनकी तरफ से कोई नहीं था भाई ब्राह्मण, जोशी वगैरह जो भी ब्राह्मण होते हैं, गढ़वाली ब्राह्मण तो फिर दूर ही हो गए, ठीक है। केवल पांडे और उपाध्यायों को इन्होंने ब्राह्मणों का दर्जा दिया था अपने शासनकाल में। गोरखा शासन में स्त्रियों का छत पे चढ़ना दंडनीय अपराध था भैया, ठीक है, ये भी आपको बताया मैंने। और गोरखा भाई रक्त पिपासु थे, बहुत ही रक्त पिपासु, यानी कि खून के प्यासे थे। जब भी युद्ध वगैरह होता था, ऐसा कौन बोलता है? हियर से बोलता है, ठीक है, हियर से, हियर से ने यात्रा की थी ना यहाँ की, तो हियर से बताता है, हार्डवी भी बताता है, रैपर भी बताता है गोरखाओं के बारे में, ठीक है। गोरखाओं ने चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर था भाई, उसका जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार का मतलब रेनोवेट किया उस मंदिर को, ठीक है। तो ये किसने किया था? महावीर थापा ने किया था, नाम भी नोट कर लो, महावीर थापा जो था उसने इसको रेनोवेट किया था बालेश्वर मंदिर को, ओके। और गोरखा काल में दास प्रथा चरम पे थी भाई, गोरखाओं के पास लाखों दास थे। दास मतलब गुलाम, स्लेव्स, स्लेव्स प्रथा बहुत ज्यादा हो गई थी। और गोरखा उसमें दासों को बेचते थे हरिद्वार में। हरिद्वार में मंडी लगती थी, जैसे आप शाम को सब्जी लेने जाते हैं ना, प्याज टमाटर आलू, ऐसे उस समय लोगों की मंडियां लगती थी हरिद्वार में, ठीक है। गोरखा दास दासियों को बेचने के लिए, इसमें दास ही नहीं होते थे, दासियां भी होती थी। अब जो दास होते थे उनसे कठोर कठिन काम कराई जाते होंगे, दासियों का क्रय विक्रय क्यों होता होगा ये आप समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा भी सिस्टम था भाई उसमें, कितनी खराब स्थिति होगी, सामाजिक स्थिति आप सोच सकते हैं। तो ये सब चीजें थी भाई। तो इतना आपका गोरखाओं ने राज किया, जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में भी आपको बता चुका हूं मैं। 1790 से लेकर 1815 तक गोरखाओं ने कुमाऊं पे राज किया।
और उसके अलावा भैया आपका 1804 से लेकर 1815 तक गोरखाओं ने गढ़वाल पे राज किया, यानी कि कुमाऊं गढ़वाल इनकी मुट्ठी में था भाई उसमें, ठीक है। और ये जो टैक्स वगैरह थे, जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो भी चीजें हो रही थी, ये हर जगह पे आपका क्या था, इम्प्लीमेंट किया था इन्होंने। कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह पे सेम टैक्सेस, सेम चीजें थी और सेम न्याय व्यवस्था, ठीक है। तो पूरे उस समय उत्तराखंड में हाहाकार मचा था, इसलिए इनके शासन काल को गोरख्याली कहा जाता है। और कई राइटरों ने इनके शासनकाल को अत्याचार या क्रूर शासन भी कहा है, ठीक है। अत्याचार वाला शासन या क्रूर शासन, ऐसा राइटर बताता है, ठीक है। ये मैं नहीं बोला, राइटरों ने बोला है, इतिहास बोलता है। ओके, बाकी अब देखिए पूरी चीजें हुई आपकी 1790 से 1815 तक कुमाऊं पे राज किया। कुमाऊं में तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन 1815 में भैया जो सुदर्शन शाह था, आपको पता ही है, वंशज जो था गढ़वाल में पंवार वंश का, वो जिंदा थे। तो सुदर्शन शाह ने भैया आपका अंग्रेजों के पास रिक्वेस्ट की, अंग्रेजों के पास क्या की, रिक्वेस्ट की, भैया मुझे मेरा खोया हुआ साम्राज्य वापस दिला दो, और उसके बाद कुछ डील हम कर लेंगे, पैसे की डील, और जो भी था पैसे की डील इनके बीच में हुई, मैं इतना पैसा या ऐसा आपको देते रहूंगा, रॉयल्टी मनी, जो भी बात हुई थी। तो पहला रीजन तो ये था आंग्ल गोरखा युद्ध का, ठीक है, जो कि 1814 में शुरू हो जाएगा। दूसरा रीजन था एक, उसमें गोरखपुर में प्रांत था, बुटवल प्रांत, ठीक है। बुटवल प्रांत में क्या था कि कोई राजा था, पल्या राजा, उसको गोरखाओं ने हटा दिया और बुटवल पे अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। वहां पे भी मनमर्जी चलाने लगे, जैसा कुमाऊं गढ़वाल में कर रहे थे, ठीक है। और तीसरा जो रीजन था भाई, अंग्रेज जो थे उनको पता था, अंग्रेजों ने अपने यात्री भेजी, जैसे कि मैं अभी हेरसे की बात कर रहा हूँ, रैपर आया था, रेपर था, हार्डविक था। तो ये लोग भाई चाइना तक गए, तिब्बत तक गए। तो तिब्बत से आने वाला जो सामान था, उस पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हमारा एकाधिकार हो जाए, ठीक है, मोनोपोली हमारी हो जाए उस पे भी। यानी कि अंग्रेजों की विस्तारवादी जो नीति थी, विस्तारवादी नीति, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं मेन रीजंस थे जिसकी वजह से अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य क्या हुआ, आंग्ल गोरखा युद्ध होता है, जिसमें बुटवल प्रांत को तात्कालिक कारण माना जाता है, ठीक है। उस समय का जो था, बोल सकते हैं कि उस समय का जो कारण था, मेन कारण, वो बुटवल प्रांत था गोरखपुर का, इसी का बहाना बनाया गया, ठीक है। बाकी चीजें तो पहले से डिसाइडेड थी। और तो फिर इसके बाद भैया आपका ये युद्ध शुरू हो जाता है, आंग्ल गोरखा युद्ध। और इस युद्ध के बाद गोरखों की घर वापसी हो जाती है, कुमाऊं गढ़वाल की भूमि गोरखों के अत्याचार से मुक्त हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो आंग्ल गोरखा युद्ध 1814 में शुरू हुआ था। आंग्ल गोरखा युद्ध के लिए सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को आमंत्रित किया, पहली बात तो ये थी। अंग्रेजों के युद्ध के समय जो था, हमारा नेपाल का प्रधानमंत्री भीमसेन थापा था, नेपाल का राजा था ग्रीवाण विक्रम शाह, ठीक है। कौन था, विक्रम शाह राजा था उसमें नेपाल का, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तात्कालिक कारण गोरखपुर का बुटवल प्रांत था, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए जब आंग्ल गोरखा युद्ध शुरू हुआ, उसमें भारत का वायसराय पूछ लेता है, कई बार पूछता है कि आंग्ल गोरखा युद्ध के समय वायसराय कौन था। तो उसमें भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। और उस समय संयुक्त प्रांत, क्योंकि आते तो हम उसी डिवीजन में थे, संयुक्त प्रांत में, ठीक है, गोरखा शासन भले चल रहा था। संयुक्त प्रांत का उस समय जो हमारा गवर्नर था वो था कौन, मोइरा, ठीक है, मोइरा या लॉर्ड मोइरा था उसमें। ओके, अब देखिए बातें की गई, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बोला भाई गोरखा जो है अपनी जो लिमिटेशन है उसको खत्म कर रहे हैं, आप जाओ और गोरखाओं को हटाओ। और संयुक्त प्रांत का जो मोइरा था उसको भी बोला गया कि जो गोरखपुर में बुटवल में अतिक्रमण किया है इन्होंने, इसको भी हटाओ, बुटवल प्रांत को वापस लो, और गोरखाओं ने जितनी भी जमीन कब्जा की है आसपास की, इन सभी को रिलीज कराओ। तो इसलिए दोस्तों 1814 में आंग्ल गोरखा युद्ध का आरंभ हो जाता है। और 22,000 की सेना जो थी उसमें ब्रिटिशर्स की, तो 22,000 की सेना चार तरफ से नेपाल के कब्जाए हुए एरियाओं पे आक्रमण करती है, ठीक है। ये चार प्लेस कौन थे, पहला था दीनापुर डिवीजन। दीनापुर जो था आपका बिहार वाला रीजन था, जहां पर बिहार का जो एरिया टच होता था ना, चंपारण वगैरह वाला, तो ये वाले एरिया से जब नेपाल टच होता था तो यहाँ पर मारले को भेजा गया। इससे क्वेश्चन बनता है कौन सा इसमें सेनापति नहीं था, ठीक है। दूसरी जो डिवीजन थी आपकी बनारस डिवीजन, बनारस डिवीजन को लीड कौन कर रहा था, तो बनारस डिवीजन को लीड कर रहा था जे.एस. वुड, ठीक है। कौन कर रहा था, जे.एस. वुड। ये सभी सेनापति हैं, ठीक है, जनरल हैं एक हिसाब से मान के चलिए। तीसरा जो डिवीजन था मेरठ, मेरठ वाले डिवीजन को बोला गया कुमाऊं गढ़वाल की तरफ जाओ भैया आप, देहरादून की तरफ। तो देहरादून पे जो अटैक किया, इसमें कौन था, इसमें आपका गिलेस्पी या जिलेस्पी था, ठीक है, जिलेस्पी, जो कि मारा जाएगा अभी नालागढ़ में, नाला पानी में, यानी कि खलंगा में। और चौथा जो था भैया आपका
लुधियाना डिवीजन को बोला गया जिसमें आक्टर लोनी था, लुधियाना डिवीजन। तो लुधियाना डिवीजन में कौन था आपका, ऑक्टर लोनी, ठीक है, जनरल ऑक्टर लोनी। ऑक्टर लोनी को बोला गया भैया जितने भी आपके आसपास के एरियाज हैं, जितने भी आसपास के जो काली नदी और सतलज के बीच के प्रदेश है, जिसमें हिमाचल प्रदेश था हमारा, उत्तराखंड था उस समय का, इन प्रदेशों को मुक्त आप कराओ। तो दीनापुर से गया मारले, मतलब गोरखाओं को हटाने के उस डिवीजन से, उस एरिया से। बनारस से आपका गोरखपुर की तरफ जेएस वुड जाता है, ठीक है, 4,000 सैनिक लेकर। मेरठ डिवीजन से आपका जिलेस्पी आता है देहरादून पर अटैक करने के लिए 4,000 सैनिकों के साथ। और लुधियाना डिवीजन से आपका जनरल ऑक्टर लोनी जाता है काली और सतलज नदी के प्रदेशों पर आक्रमण करने के लिए, 6,000 सैनिक इसके पास थे। तो इतने सैनिकों के साथ यहाँ पर आंगल गोरखा युद्ध का शंखनाद हो गया था 1814 में, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं नाला पानी का जो युद्ध हुआ। नाला पानी का जो युद्ध हुआ था ये रिलेट करता है देहरादून से। देहरादून में ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, नाला पानी का युद्ध, इसमें 500 गोरखा सैनिक जो थे किले की रक्षा करते, खलंगा इसी को कहा जाता है। आज भी आप वॉर मेमोरियल देख सकते हैं, वहां पे मैंने वीडियो भी दिया, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है। तो खलंगा वॉर मेमोरियल में वहां पर उसमें था बलभद्र थापा। बलभद्र थापा रक्षा कर रहा था इस किले की, ठीक है, बलभद्र थापा रक्षा कर रहा था। और नाला पानी में आपको पता है यहाँ से कौन था, जिलेस्पी या गिलेस्पी जिसका नाम था, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें जिलेस्पी मारा जाता है। बाद में ब्रिटिशर्स जो खलंगा किला था उसके पानी की सप्लाई रोक देते हैं, तो मजबूरन अंग्रेजों जो गोरखा थे उनको यहाँ से भागना पड़ता है, ठीक है। जनरल गिलेस्पी कब मारा जाता है, तो 31 अक्टूबर 1814 को ये मारा जाता है, ठीक है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और भयंकर युद्ध होता है। देखिए अंग्रेज कितने थे, मैंने क्या बताया आपको, अंग्रेज कितने थे देहरादून पे से हमला करने के लिए, 4,000 सैनिक थे। गोरखा कितने थे, तो गोरखा गिने चुने ही थे। इसमें बोला जाता है कि इसमें 420 गोरखा मारे जाते हैं 500 में से, बाकी 80 गोरखा बलभद्र थापा के साथ यहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं। बाद में बलभद्र थापा बोला जाता है कि अफगान युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। और नाला पानी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया, तो फ्रेजर ने किया। ये क्वेश्चन भी बनता है। फ्रेजर जो था इतिहासकार विलियम फ्रेजर, इसने इस युद्ध को देखा भाई और इसके बारे में वर्णन किया। फिर हमारा देखिए दिगाली चौड़ का युद्ध होता है। दिगाली चौड़ का जो युद्ध था ये कैप्टन हेरसे और किसके बीच में होता है, हस्तीदल चौतरिया के बीच में, ठीक है। हस्तीदल चौतरिया जो कि गढ़वाल में भी था, मैं आपको बता चुका था लास्ट वीडियो में, गढ़वाल का सूबा रहा है। तो हस्तीदल चौतरिया और हेरसे के बीच में आपका दिगाली चौड़ का युद्ध होता है और इसमें भाई चौतरिया जीत जाता है और जो हेरसे था, हेरसे को ये बंदी बना लेता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद दोस्तों आपका ये कब हुआ था युद्ध, 31 मार्च 1815 को, 1815 दिगाली चौड़ का युद्ध। इसको खिलपति का युद्ध या कुसुम घाट का युद्ध भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट जो युद्ध होता है गणनाथ डांडा युद्ध। गणनाथ डांडा युद्ध जो होता है आपका, ये आपका 23 अप्रैल 1815 को होता है, ठीक है, गणनाथ डांडा का युद्ध। और इस युद्ध में भाई हस्तीदल चौतरिया और निकलसन के बीच में युद्ध होता है, क्योंकि हेर से तो पकड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध में हस्तीदल चौतरिया मारा जाता है, ठीक है, चौतरिया की इसमें मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अंग्रेज जो है, अंग्रेजी सेना कहाँ पहुंच जाएगी, चौतरिया मारा गया, गणनाथ डांडा से आगे बढ़ते हुए अंग्रेज पहुंच जाएंगे अब लाल मंडी किले पे, ठीक है, लाल मंडी जिसको फोर्ट मोइरा बोलेंगे बाद में अंग्रेज। तो लाल मंडी या लाल मंडी युद्ध भी बोलते हैं। पहले युद्ध होगा अल्मोड़ा या लाल मंडी का युद्ध, जो कि 25 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल 1815 को ये युद्ध हुआ था। निकलसन और चामू भंडारी वहां पे था और चामू भंडारी जान लेता है कि भैया अब मुश्किल है जीतना, इसलिए 26 अप्रैल को वो बता देता है किसको, बमशाह को, जो कि अंतिम राजा था। बमशाह जो था अंतिम, चौतरिया बमशाह जो था अंतिम था, तो बमशाह को बता देता है कि भैया हम जीत नहीं सकते, तो इसलिए अब लाल मंडी की संधि हो जाती है। तो 26 तारीख को वो बताता है कि अब युद्ध हम हार जाएंगे, हो नहीं सकता कुछ भी। तो फाइनली अगले दिन यानी कि 27 अप्रैल 1815 को होती है लाल मंडी की संधि, ठीक है। तो लाल मंडी की संधि किसके बीच में होगी, एडवर्ड गार्डनर और जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र का लास्ट सूबा था बमशाह, उनके बीच में होती है, ठीक है। गोरखों की ओर से चौतरिया बमशाह होते हैं, चामू भंडारी होते हैं और उसके साथ साथ कुछ और भी लोग थे, और अंग्रेजों की ओर से एडवर्ड गार्डनर ने इसमें साइन किए। इसके बाद गोरखाओं ने कुमाऊं को छोड़ दिया और गोरखा चले गए काली नदी के पार, ठीक है। लाल मंडी के संधि के बाद बमशाह जो था, जो कि वापस चले गया था इस संधि को करके, बमशाह बोलता है किसको, अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा सिरमौर के एरिया में गया था उसमें, याद कीजिए। तो गढ़वाल में वो लड़ाई भी कर रहा होता है ऑक्टर लोनी के साथ। तो बमशाह बोलता है भैया अमर सिंह थापा से कि तू भी संधि कर ले और वापस नेपाल आ जा, अंग्रेज बहुत हावी हो चुके हैं, खाली पंगा मत ले, मारा जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑक्टर लोनी जो ऑक्टर लोनी से युद्ध करता है अमर सिंह थापा, ये मानता नहीं है उसमें, ठीक है। और युद्ध होते रहता है, लेकिन फाइनली इनके बीच में फिर एक ट्रीटी हो जाती है।
ऑक्टर लोनी और किसके बीच में, अमर सिंह थापा के बीच में। लाल मंडी की समय संधि से कुमाऊं आजाद हो जाता है, समझ पा रहे हैं ना। कुमाऊं जो है आपका आजाद हो गया, किससे, गोरखाओं से, लाल मंडी की संधि से। मलावगढ़ की जो संधि होती है, नाहान की संधि भी इसको कहा जाता है, नाहान संधि। तो इस संधि से क्या होता है हमारा, ये अमर सिंह थापा और ऑक्टर लोनी के बीच में होती है, जिससे गढ़वाल भी आजाद हो जाता है। यानी कि जो गढ़वाल की सत्ता थी वो भी अब किसके पास आ गई, ब्रिटिशर्स के पास आ जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा अमर सिंह थापा और बमसा वगैरह नेपाल में पहुंचता है, तो नेपाल की सरकार इसको मानने से इनकार कर देती है। नेपाल का राजा विक्रम साहब बोलता है और भीमसेन थापा, ये जो प्रधानमंत्री थे, वो बोलते हैं भाई हमने यहाँ से ऑर्डर नहीं दिए थे, तुम लोगों ने कैसे अपने आप ही संधि करके सब चीजें कर ली, गढ़वाल राज्य कुमाऊं राज्य कैसे छोड़ दिया तुम लोगों ने, क्योंकि नेपाल में भी तो टैक्स जाता होगा उसमें कुमाऊं गढ़वाल से, और उसका मजे लेते थे। भीमसेन थापा जो प्रधानमंत्री था, विक्रम साहब जो राजा था, उसका राजकोष उससे भरता था। तो उन्होंने भाई यहाँ पर क्या किया, इस संधि को मानने से मना कर दिया, ठीक है। लेकिन बमसा ने बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेस किया, किसको, नेपाल के राजाओं को, और बोला कि अंग्रेज जो हैं इनसे जीतना अब मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार हैं, हम खुखरी से ही कब तक लड़ेंगे, चीजें खराब हो सकती हैं, हमारे काफी गोरखा सैनिक मारे गए हैं। तो इनके बाद बोला जाता है कि आपका समस्या की समाधान के लिए बनारस से स्वर्गीय राजा रण बहादुर शाह जो थे, उनके गुरु थे एक गजराज मिश्र आते हैं, और गजराज मिश्र और एक और व्यक्ति थे चंद्रशेखर उपाध्याय, इनको काठमांडू बुलाया जाता है। काठमांडू में जब ये आते हैं तो फाइनली 2 दिसंबर 1815 को, 2 दिसंबर 1815 को क्या होता है आपका, ठीक है, 2 दिसंबर 1815 को क्या होगा आपका, एक संधि होगी, ठीक है, 2 दिसंबर 1815 को, ठीक है, यहाँ पे 15 होना चाहिए, ये गलत हो गया थोड़ा। तो 2 दिसंबर 1815 को होगी पहली संधि, जिसको संगौली की संधि कहा जाता है। सिंगौली की संधि भी कई जगह हम देखते हैं। संगौली की जो संधि हुई थी ये बिहार में हुई थी, ठीक है, बिहार में स्थान है ये, यहाँ पे संधि की गई थी। इस संधि में दोस्तों कुछ बातें बोली गई थी। पहली बात क्या थी कि जो काली का पश्चिम क्षेत्र है, काली का पश्चिम क्षेत्र जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, नेपाल का होगा, और काली के पूर्व का क्षेत्र जो हो जाएगा ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। यानी कि काली यानी कि जो धारचूला से लेकर आज तक देहरादून का एरिया है वो किसका हो जाएगा, ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। काली के पूर्व का एरिया ब्रिटिश, काली के पश्चिम का एरिया नेपाल का। उसके अलावा देखिए काठमांडू जो राजधानी है नेपाल की, वहां पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा, ठीक है, यानी कि एक ब्रिटिश आदमी रखना होगा। मान के चलो एक ब्रांड एम्बेसडर, एक राज दरबार का आदमी वहां पे रहेगा, उसके लिए महल है, खाने पीने सब चीजों की व्यवस्था, तनख्वाह वनखा, ये ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना पड़ेगा, ये बोला गया इस संधि में, ठीक है। तीसरे जो कंडीशन थी संगौली संधि जो पहले हो रही है 2 दिसंबर 1815 को, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा इसमें बोला गया कि गोरखाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा, ब्रिटिश सेना में करना पड़ेगा, गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करना पड़ेगा, जिससे उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है, और अच्छे रिश्ते बनेंगे नेपाल और उनके बीच में। ये संधि का तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये था काली रेखा विभाजन रेखा होगी, तो काली नदी है, काली रेखा नहीं, माफ कीजिएगा, काली नदी जो है आपकी श्यामा नदी, वो विभाजन रेखा होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। इसमें भाई जो हमारे नेपाल के जो दल आया था, नेपाल का दल भाई यहाँ पे भड़क गया। नेपाल वालों ने बोला भैया और चीजें तो ठीक है, सब चीज ठीक है, लेकिन काठमांडू में हम कोई भी अंग्रेजी रेजिडेंट नहीं रखेंगे, यानी कि कोई भी ब्रिटिश रेजिडेंट हमारे दरबार में नहीं रहेगा। मतलब साहब है, तुम अपना रेजिडेंट यहाँ पे इसलिए रखना चाह रहे हो ताकि हमारी भविष्य की रणनीतियों के बारे में भी जो हमारी खुफिया न्यूज है वो सब तुम तक पहुंच पाए। मतलब साहब था, गोरखा भी चालाक थे भाई, पंडित लोग थे उनके पास, उपाध्याय लोग थे, पांडे लोग थे, तो वो कोई बेवकूफ थोड़े थे। तो ये पॉइंट वो मानते नहीं है, तो फिर से ये संधि यहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाती है पहली वाली, ठीक है। लेकिन इस बात में क्या होता है, फिर बड़ी बात हो जाती है। फिर से भाई जब ये संधि मानने से नेपाल दरबार इनकार करता है, 2 दिसंबर 1815 वाली संधि को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, फिर इसमें आपका क्या होता है कि अनबन हो जाती है। तो फाइनली फिर ऑक्टर लोनी काठमांडू के समीप क्या करता है, गोरखा जो राज्य था उस पर चढ़ाई कर देता है, और बहुत से यहाँ पे गोरखा सैनिक 800 के आसपास मारे जाते हैं, जिसको देखते हुए ये पता चल जाता है उसमें नेपाल दरबार को कि अब खतरा हो सकता है, अंग्रेज हावी होने लग गए, ठीक है। तो फाइनली फिर क्या करते हैं, 4 मार्च 1816 को संगौली की संधि पे साइन कर दिए जाते हैं। बोला जाता है कि ठीक है यार, जो आप बोल रहे हो हमें मंजूर है, संगोली की संधि मंजूर करो और कहानी खत्म करो, लड़ाई झगड़ा युद्ध करके बहुत लॉस हो रहा है तुम्हारा भी हमारा भी, ठीक है। अंग्रेजों के पास तो बंदूकें वगैरह आ गई थी, तोप गोला बारूद सब था, और हमारे गोरखा बंधु लड़ रहे थे खुखरी से, तो ज्यादा कहाँ टिक पाते हो। तो ये चीजें हुई। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा भैया आपका, संगोली संधि कब हुई थी, 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, ठीक है, संगोली की संधि। और संगोली संधि पर पूर्ण हस्ताक्षर कब हुए, तो ये 4 मार्च 1816। दोनों पॉइंट समझ में आ गया ना आपका, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या होता है देखिए दोस्तों, आपका संगोली संधि जैसे ही होती है तो कुमाऊं गढ़वाल में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझिए, मैप के माध्यम से मैं समझाता हूँ। ये हमारा प्यारा उत्तराखंड, ये हमारी काली नदी है। ठीक है, ये काली नदी हो गई, यहाँ पे बह रही है। जो काली नदी का जो पूर्व था, ये पूर्व हो जाएगा जो हमारा उत्तराखंड का एरिया है, और काली का ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पश्चिम हो गया, तो पश्चिम में हो गया हमारा नेपाल, काली में हमारा उत्तराखंड जो वर्तमान में, ये भूभाग हमारे पास आ गया। इस भूभाग में से आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये कुमाऊं का एरिया था और गढ़वाल का भी ये देहरादून तक का जो एरिया था, इतने एरिया में हमारा स्थापित हो जाएगा ब्रिटिश शासन, यानी कि ब्रिटिश कमिश्नरी। ठीक है, बचा हुआ जो हमारा थोड़ा सा टिहरी का भाग था और ऊपर उत्तरकाशी का रवाई परगना सब चीजें थी हैं, ये सभी परगने वगैरह मिला के एक छोटा सा स्टेट बना दिया गया, यहाँ पे रियासत है टिहरी। ठीक है, टिहरी रियासत, यानी कि यहाँ पर सुदर्शन शाह के साथ धोखा हो जाता है। सुदर्शन शाह को जितना भूभाग चाहिए होता है, यानी कि पूर्व हम गढ़वाल राज्य देखते हैं तो श्रीनगर तक था ना, सीमा देघाट या पश्चिमी रामगंगा तक थी, उसमें बहुत से एरियाओं को लैप्स कर गए हमारे ब्रिटिशर्स, जिसमें हमारा श्रीनगर, पौड़ी था। ठीक है, चमोली का पूरा एरिया था, तो ये सब भूभाग फिर ब्रिटिश कमिश्नरी में आ गए। राजा के हाथ में केवल मान के चलो जो वर्तमान का टिहरी जनपद है और टिहरी के ऊपर का भूभाग जो उत्तरकाशी वाला एरिया है, बस वही एरिया राजा के हाथ में आया, जिस एरिया में कुछ होता ही नहीं था, थोड़ा वीरान एरिया था वो। और उसके बाद बहुत चीजें होंगी जो हम रिवीजन क्लास में पढ़ेंगे। तो फाइनली कुमाऊं गढ़वाल में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो जाती है। कुमाऊं में पहला जो कमिश्नर बनेगा वो कौन बनेगा, तो पहला कुमाऊं कमिश्नर बनेगा आपका एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, और इसका असिस्टेंट बनता है विलियम ट्रेल, जो कि बाद में दूसरा कमिश्नर बनेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार एग्जाम में आता क्वेश्चन कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, तो पहला कमिश्नर आपका एडवर्ड गार्डनर, ई गार्डनर, और उसका असिस्टेंट विलियम ट्रेल था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया भैया आपका कुमाऊं गढ़वाल की धरती से गोरखा शासन का भी खत्म। उसके बाद अब कुमाऊं गढ़वाल में, यानी कि कुमाऊं का पूरा रीजन और गढ़वाल का आधा रीजन, इसमें हमारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल शुरू हो जाएगा। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होगा। एक देखिए, ये कोई राज्य नहीं था उसमें, केवल कमिश्नरी स्थापित की गई थी, जो कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन इनको मिलते थे संयुक्त प्रांत के अंतर्गत, यानी कि संयुक्त प्रांत के अंतर्गत ही एक कमिश्नरी स्थापित उस समय की गई थी, कुमाऊं कमिश्नरी। बाकी टिहरी रियासत बिल्कुल मुक्त हो गई थी, हालांकि राजा जो थे आपके अंग्रेज भक्त थे। सुदर्शन शाह, बोला जाता है कि जो पैसा था वो चुका नहीं पाए थे युद्ध का, इसलिए अंग्रेजों ने उनकी जमीन हड़प ली, पूरी चांदपुर वाली और जो श्रीनगर, पौड़ी वगैरह था। ये बोला कि पैसे दे दो, इसलिए हम ये सब एरिया आपका रख रहे हैं भाई, हम भी टैक्स यहाँ से लेंगे और अपनी रिकवरी करेंगे, ऐसा कुछ बोला गया था। ठीक है, बहुत चीजें हैं, बाकी इतनी बातें बोलने का कोई फायदा नहीं है। डिटेल में आपको कोर्स चाहिए दोस्तों अच्छी कहानी के साथ, तो 499 रुपीज आपको खर्च करने पड़ेंगे। आप हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे जाइए, वहां से आप ओनली यूके जीके वाला, यानी कि ओनली उत्तराखंड जीके कंप्लीट कोर्स लीजिए। उसमें उत्तराखंड का इतिहास को बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन क्लास है, तो इतना ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा रिवीजन क्लास में, उसमें हम आप देखेंगे जो हमारी टिहरी रियासत शुरू हो जाएगी। ठीक है, टिहरी रियासत देखेंगे, फिर ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल शुरू करेंगे, तो रियासत टिहरी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके दोस्तों, चलिए यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। ये थी रिवीजन क्लास 15। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।